एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का ये पेपर 1 चल रहा है। पेपर 1 में हमारा ये जो भाग उसका का है उसके अंतर्गत यूनिट 5 है, जिसमें मध्य प्रदेश की रियासतें दी गई हैं। ठीक है, इसी के साथ इसमें जो नया सिलेबस है उसमें मध्य प्रदेश के जो आदिवासी क्रांतिकारी हैं वो भी जोड़े गए हैं। इससे पहले हमने 2 रियासतें कंप्लीट कर ली थी, बघेलखंड रियासत और गोंडवाना रियासत। ठीक है, आज हमारी ये तीसरी रियासत रहेगी, जिसमें हम पहले भाग में चंदेल राज्य को देखेंगे तथा जिसका जो हम सेकंड पार्ट देखेंगे उसमें हम ओरछा जो राज्य है उसको देखेंगे। ठीक है, कुल हमारी इसमें 6 रियासतें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस जो बुंदेलखंड रियासत है इसकी स्थापना 831 ईसा पूर्व 831 ईस्वी में नन्नुक चंदेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो चंदेल वंश का जो संस्थापक है उसका नाम क्या है, नन्नुक है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये जानकारी कहाँ से मिलती है, जो लक्ष्मण मंदिर अभिलेख हैं खजुराहो के, वहाँ से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, नन्नुक ने नृप, नृपति और महीपति की उपाधियाँ भी धारण की थी। तो अगर आपसे नन्नुक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप वहाँ पे ये बता सकते हैं। ठीक है, कि एक तो ये कि ये बुंदेलखंड रियासत में चंदेल राज्य का संस्थापक था। 831 में इसने इस वंश की स्थापना की। इसकी जो जानकारी है वह लक्ष्मण मंदिर अभिलेख से प्राप्त होती है। साथ ही साथ इसने नृप, नृपति और महीपति की उपाधियाँ धारण की। ठीक है, इसके बाद बागपति। ठीक है, तो ये नन्नुक के पश्चात उसका पुत्र बागपति चंदेल वंश का शासक बना। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है मऊ प्रस्तर अभिलेख से। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जयशक्ति। जयशक्ति एवं विजय शक्ति ये इसी के पुत्र थे। जयशक्ति के नाम पे ही खजुराहो का जो प्राचीन नाम है जिजाक भुक्ति पड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा आप। नन्नुक के पश्चात जो जितने भी परिवर्ती शासक थे उनमें चंदेल वंश का संस्थापक इन दोनों भाइयों को कहा जाता है, ये जयशक्ति और विजय शक्ति। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। इसके बाद है आपका राहिल। ये विजय शक्ति का पुत्र था। चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी का विवाह कलचुरी शासक से किया इसने, कोकल प्रथम से। ठीक है, तो ये एक तो कलचुरियों के साथ वैवाहिक संबंध सबसे पहले राहिल ने स्थापित किए थे। अपने नाम से इसने एक रसिन नामक नगर भी बसाया था। तो ये इसके संबंध में 2 महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, जो आपका लक्ष्मण मंदिर अभिलेख था खजुराहो का, वहाँ से इसके संबंध में जानकारी मिलती है। इसके साथ या फिर आप मऊ प्रस्तर अभिलेख का भी वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका हर्ष। हर्ष चंदेल अभिलेखों में प्रथम महत्वपूर्ण शासक इसको माना गया है। कन्नौज की राजनीति में हस्तक्षेप करके पाल शासक महीपाल को इसने पराजित किया था। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण शासक रहेगा आपका। इसके पश्चात आता है आपका यशोवर्मा। 925 से लेकर 950 तक इसका शासनकाल रहा। सबसे पहले इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वह लक्ष्मण मंदिर अभिलेख, खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर अभिलेख है वहाँ से इसके संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसने गौड़, खस और कश्मीर के कौशल, चेदी तथा मालवा राज्यों पर आधिपत्य किया। ठीक है, इसको तलवार की संज्ञा दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। खजुराहो में प्रसिद्ध जो विष्णु मंदिर है, जिसे चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं, उसकी स्थापना यशोवर्मा के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, प्रतिहार जो शासक था देवपाल, उससे प्राप्त बैकुंठ की प्रतिमा उसने वहाँ पे स्थापित कराई है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब चूँकि आपसे यहाँ पे केवल 2 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें सीधा फैक्ट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि विष्णु मंदिर या चतुर्भुज जो मंदिर है उसकी स्थापना किसने की थी, तो आप यहाँ बता देंगे यशोवर्मा के द्वारा स्थापना की गई है। ठीक है, तलवार की संज्ञा किस चंदेल शासक को दी जाती है, तो ये यशोवर्मा को दी जाती है। तो इस तरीके के फैक्ट आपको अब तैयार करने हैं, क्योंकि अब ये आपसे 3 मार्कर जो अभी तक चलते थे उस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आपसे सीधे क्वेश्चन फॉर्मेट में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे यही पूछा जाएगा कि भाई ये किस शासक से संबंधित है, या फिर किसी मतलब स्थापना पूछ लेंगे, इसकी स्थापना किस शासक द्वारा की गई। तो इस तरीके के प्रश्न अब आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यशोवर्मा ने परमार शासक सियक द्वितीय को पराजित किया था। चेदी के युवराज देव प्रथम को इसने पराजित किया। कश्मीर में हिमालय क्षेत्र में जो खस जाति रहती है उसके सरदारों को पराजित किया तथा इसने मिथिला भी जीता। तो ये इसकी कुछ विजय हैं, ये आप याद रखिएगा यशोवर्मा की। एक तो ये सियक द्वितीय को पराजित किया जो परमार शासक था। चेदी का युवराज देव प्रथम को पराजित किया, कश्मीर में खस जाति के सरदारों को पराजित किया और मिथिला को भी इसने विजित किया था। ठीक है,
इसके बाद आता है आपका धंगदेव चंदेल, ये महत्वपूर्ण रहेगा। 950 से 1002 ईस्वी तक इसका काल है। धंगदेव चंदेल जो खजुराहो के मंदिर हैं वो इसी ने स्थापित कराए थे, ठीक है। इसके संबंध में कुछ तथ्य देख लेते हैं। एक तो चंदेलों का जो वास्तविक स्वाधीनता का जनक है वो धंगदेव चंदेल को कहा जाता है। ग्वालियर का दुर्ग कछवाहों से इसने विजित किया था, ठीक है। एक ग्वालियर का दुर्ग इसने जीता है, उस समय कछवाहा शासक थे वहाँ पे, उन्हें पराजित करके ग्वालियर दुर्ग जीता। प्रयाग एवं काशी, ये दो और इसकी विजय हैं, प्रयाग एवं काशी, ये भी इसने विजय किए थे। ये कहाँ पे इसकी जानकारी मिलती है? नारौरा के जो ताम्र अभिलेख हैं वहाँ से इस संबंध में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके कुछ सांस्कृतिक तथ्य देखते हैं। विश्वनाथ एवं पार्श्वनाथ ये मंदिर हैं जो खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया है। खजुराहो के जो खजुराहो मंदिर समूह हैं उसमें जो पूर्व दिशा के जो मंदिर हैं उसमें आपके ये जिन्नाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर ये आते हैं। ये इनकी स्थापना आपके धंगदेव चंदेल के द्वारा की गई थी, ठीक है। जो इसका अधिकारी था कोकल, उसने बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। नारौरा का जो ताम्र लेख है, ताम्रपत्र है, इसमें स्त्रियों एवं कला संस्कृति का इसको संरक्षक कहा गया है, ठीक है। तो ये ताम्रपत्र नारौरा का इसी से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आता है विद्याधर, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपका विद्याधर। यहाँ से आपसे एक तो देखिए 7 मार्कर भी पूछा जा सकता है और 10 मार्कर भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहेगी, ठीक है। इसका शासनकाल है 1003 से 1029 ईस्वी तक। चंदेल सत्ता का जो चरमोत्कर्ष था वो इसी के मतलब इसका ही शासन चंदेल सत्ता का चरमोत्कर्ष कहलाता है, ठीक है। इसकी उपलब्धियाँ ये आपसे 7 मार्कर में पूछा जा सकता है कि विद्याधर की क्या क्या उपलब्धियाँ थी, ठीक है। तो इसमें देखिए एक तो मालवा के भोज, जो परमार शासक था भोज, उसको पराजित किया था। कलचुरी के गंगेदेव, ठीक है, एवं कान्यकुज, इनको पराजित किया। इसके अलावा कन्नौज नरेश राज्यपाल, इसको इसने दंडित किया था, ठीक है, कन्नौज पर आधिपत्य किया। महमूद गजनबी, ये सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, महमूद गजनबी ने जब भारत पर आक्रमण किया था 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक, जो उसके 17 आक्रमण थे, तो उसमें से 1019 और 1022 का आक्रमण इसमें विद्याधर के द्वारा उसका प्रतिकार किया गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा आप। इसके बाद विद्याधर की कुछ उपाधियाँ थी, जैसे कि परम भट्टारक, महाराज धीराज, परमेश्वर, ठीक है। तो ये इसकी जो उपाधियाँ हैं याद रखिएगा। इसके अलावा इसके जो संबंध है ये नानौरा अभिलेख तथा चरखरी ताम्रपत्र लेख, ठीक है, इन दो में इससे संबंधित जानकारी मिलती है, ठीक है। इन दोनों में ही देववर्मा कहा गया है इसको। देववर्मा 1050 से 1060 इसका समय काल है। कालिंजराधिपति इसकी उपाधि है। ये आपका जो ननौरा अभिलेख है वहाँ से इस बारे में जानकारी मिलती है। ये लक्ष्मीकरण से पराजित हो गया था, ठीक है। इसके बाद कीर्तिवर्मा 1060 से 1100 ईस्वी इसका शासनकाल है। लक्ष्मीकरण को इसने पराजित किया, ये वही लक्ष्मीकरण है जिसने देववर्मा को पराजित किया था, तो उसका बदला लिया किसने? कीर्तिवर्मा ने, ठीक है। इसने लक्ष्मीकरण को पराजित किया। इसके कुछ स्थापत्य हैं, जैसे कि कीरत सागर, ये महोबा में कीरत सागर की स्थापना कराई थी। बुड्ढा बुड्ढी तालाब, ये कालिंजर में स्थापना कराई थी। तरह टीकमगढ़ के जैन मंदिर। तो ये इसकी जो स्थापत्य हैं ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कीरत तालाब इसकी स्थापना किस शासक के द्वारा कराई गई है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है आपका संलक्षण वर्मा, ये 1100 से लेके 1110 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से विजित किया तथा सोने एवं चांदी के सिक्के भी चलवाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मदन वर्मा। मदन वर्मा का शासनकाल रहा है 1128 से लेके 1165 तक। कलचुरी गयाकर्ण को पराजित किया इसने और चेदी को विजित किया, ठीक है। चेदी पे इसने विजय प्राप्त की। मालवा के परमारों को हराया था, ये जानकारी मिलती है भेलसा के ताम्रपत्र से। गुजरात के जयसिंह सिद्धराज चालुक्य शासक जो जयसिंह सिद्धराज है उसको भी इसने पराजित किया था। इसके स्थापत्य से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। एक तो जो मदनपुर है, अभी जो वर्तमान में ललितपुर है, उसको पहले मदनपुर कहते थे, उसको बसाया था इसने।
इसके अलावा महोबा में मदन खेरा, ठीक है, मदन खेरा के नाम से इसकी स्थापना की थी, ठीक है। महोबा में ही इसने मदन सागर, खरखरा मठ और विष्णु मंदिर ये इसके स्थापत्य हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका परमार्दी देव। परमार्दी देव 1165 से लेके 1203 इसका शासनकाल है। ये यशोवर्मा का पुत्र था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा परमार्दी देव, क्योंकि ये अंतिम शासक था, तो ये इम्पोर्टेंट है। परमार्दी देव को परमल या परमाल के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतिम महान चंदेल शासक हुआ। मोहम्मद गौरी ने इसी के समय भारत पर आक्रमण किया था। पृथ्वीराज चौहान से इसका संघर्ष हुआ 1182 में। गढ़वाल जो शासक था जयचंद, उसकी सहायता की थी इसने परमार्दी देव ने, है ना। इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान से इसका संघर्ष हुआ। आला उदल, ये आप सभी जानते होंगे, आला उदल इसके दो सेनापति थे जो काफ़ी ज़्यादा इनका इस युद्ध में योगदान रहा, ठीक है। ये दोनों इसी युद्ध में शहीद हुए थे। 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक का आक्रमण हुआ एवं कालिंजर विजय में ही परमार्दी देव की मृत्यु हो गई। चूँकि जो मोहम्मद गौरी था वह भारत को विजित करके वापस लौट गया था। उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह उसको भारत की सत्ता सौंप गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 में इस क्षेत्र में आक्रमण किया तथा कालिंजर को विजय किया, ठीक है। इसी युद्ध में परमार्दी देव की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम चंदेल वास्तुकला। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये आपसे 10 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है चंदेल जो वास्तुकला है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका मंदिर स्थापत्य कला आएगा और मूर्ति कला, इन दोनों को शामिल किया जाता है। खजुराहो के मंदिर हैं सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। तो इनके बारे में हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं, इसी के आधार पे आप अपना जो आंसर रहेगा उसको फ्रेम कर लीजिएगा। सबसे पहले खजुराहो के मंदिर, ये इनका निर्माण जो हुआ है वो नागर शैली में हुआ है, ठीक है। इसी को पंचायतन शैली भी कहते हैं, क्योंकि जो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो सभी नागर शैली में इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं, ठीक है, तथा उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बनाए जाते हैं। पंचायतन मतलब वो रहता है कि एक मंदिर, जो मुख्य मंदिर रहेगा वह बीच में रहेगा, इसके चारों ओर इस तरीके से 4 मंदिर होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक मंदिर समूह रहता है, तो ये पंचायतन शैली कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट, ये जो मंदिर हैं इनमें जो मुख्यतः मंदिर देखे जाते हैं वो वैष्णव और शैव तथा जैन धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये अब आपने देखे होंगे कि जो खजुराहो के मंदिर हैं वहाँ पे आपका विश्वनाथ मंदिर है, ठीक है। साथ ही साथ चतुर्भुज मंदिर है जो विष्णु मंदिर जिसको कहा जाता है। इसके अलावा जैन धर्म से संबंधित जैसे पार्श्वनाथ मंदिर हैं, तो ये आपके जैन, वैष्णव और शैव धर्मों से संबंधित आपके वहाँ पे मंदिर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऊंचे चौकी पर स्थापित किए जाते हैं, चारों ओर इनके दीवार नहीं रहती। ये सभी आप में से अधिकतर लोग खजुराहो गए ही होंगे, उनने मंदिर देखा होगा। अगर खजुराहो भी नहीं देखा तो आपके आसपास के जो मंदिर हैं वो सभी नागर शैली में होते हैं, तो आप वहाँ से अपने आंसर को वहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि जो मंदिर आपने देखा है वही नागर शैली के मंदिर होते हैं। आपने जो देखा है आप वैसा का वैसा आप वर्णन कर सकते हैं। अगर ये देखिए जो आपका गुप्तों के समय आएगा ये क्वेश्चन, वहाँ पे भी आ सकता है कि जो मंदिर निर्माण शैली थी तो 3 थे, ठीक है। उसमें आपका नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली थी। तो नागर में आपने जो आसपास के मंदिर आपने देखे होंगे वो आपने किस तरीके से आपने देखे हैं, जैसे आपने उज्जैन का मंदिर देखा होगा जो महाकाल मंदिर है, तो उसके बारे में आप वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। इनमें जो मुख्य अंग रहता है इसमें देखिए गर्भगृह रहता है और मंडप रहता है तथा अर्धमंडप रहता है, ठीक है। गर्भगृह एवं अर्धमंडप के मध्य में प्रदक्षिणा पथ रहता है, ठीक है। जैसे उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है उसमें आपने देखा होगा जो शिवलिंग है वो गर्भगृह में है, ठीक है। और उसके चारों तरफ से ही आपको ऐसे जब आते हैं तो उसी के चारों तरफ से आपको निकलना पड़ता है, तो वो हो गया प्रदक्षिणा पथ। तथा जो गर्भगृह के ऊपर जो रहेगा वो उसका मंडप रहेगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो बाहर से जो दिखता है वो उसका शिखर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से मंदिर है, तो मंदिर है आपने सारे देखे ही हैं, तो आप वहाँ से उसका बारे में वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और मंदिर से संबंधित तथ्य हैं, जैसे कि वातायन एवं झरोका व्यवस्था थी प्रकाश के लिए।
गर्भगृह एवं प्रदक्षिणा पथ की दीवारों पर मूर्तियाँ थीं, जैसे कि कंदरिया महादेव का जो मंदिर है उसमें 650 मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। तलछंद ये लैटिन क्रॉस आकार के बनाए गए थे। द्वार मंडप पर मकर तोरण जिस पर लघु प्रतिमाओं का संयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ और विशेषताएं हैं जो मंदिर स्थापत्य उससे संबंधित। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो चंदेलों की वो मूर्ति कला है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए मुख्यतः 5 प्रकार की मूर्तियाँ, जो 5 प्रकार की मूर्तियाँ हैं उनको 5 प्रकार के वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला जो प्रथम वर्ग है वो है आराध्य मूर्तियाँ। इसमें विष्णु, शिव और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपका लक्ष्मण मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है। ठीक है, इसके बाद जो द्वितीय वर्ग है उसमें परिवार मूर्तियाँ हैं, जिसमें पार्श्व देवता, ठीक है, जो बाहा आवरण पे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, ये उदाहरण में आप लिख दीजिएगा। इसके बाद जो तीसरा वर्ग आता है उसमें आती हैं सुर, सुंदरी और अप्सराओं की प्रतिमाएं। ठीक है, तो मंदिरों के स्तंभों, मंडपों, आलम्ब, बाहुओं पर ये इस तरीके की जो मूर्तियां हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद जो चौथा आता है उसमें है पशु पक्षियों की मूर्तियां, जिसमें मुख्यतः सालदूत और व्याघ्र, जो सींगों वाला शेर होता है, तो उसकी मूर्तियां मुख्यतः देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद पांचवा जो वर्ग आता है इसमें है आपकी मैथुन प्रतिमाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे। मैथुन प्रतिमाएं, इन्हें भी फिर से 6 वर्गों में बांटा गया है। ये विद्या प्रकाश के द्वारा इनका 6 वर्गों में विभाजन किया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है इसमें नग्नता के साथ कामुक संकेत करती हुई अप्सराएं, तो ये अप्सराओं की मूर्तियां हैं। इसके बाद दंपत्ति या फिर युगल जो मैथुन मूर्तियां हैं। ठीक है, इस पे तीसरे नंबर पे आती हैं कामोत्तेजक चुंबन और आलिंगनबद्ध युगल, तो ये भी कपल मूर्तियां हैं जिसमें कामोत्तेजक चुंबन कर रहे हैं और या फिर वो आलिंगनबद्ध हैं। ठीक है, इसके बाद आती हैं आपकी मैथुनरत युगलों की मूर्तियाँ। इसके पश्चात आएंगी विलक्षण मुद्राओं में मैथुनरत स्त्री और पुरुषों की मूर्तियाँ, और जो छठवां नंबर है इसमें आती हैं पशु मैथुन। ठीक है, तो ये आप एक बार एक काम कर सकते हैं, गूगल पे अगर आपने जैसे खजुराहो के मंदिर आपने नहीं देखे तो आप गूगल पे खजुराहो मंदिर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार, तो उसमें आपको समझ में आ जाएंगे किस तरीके की मूर्तियाँ हैं और उसमें क्या क्या पैटर्न देखने को मिलते हैं, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें जो ओरछा वंश है, इसमें जो दूसरी रियासत मतलब दूसरा पार्ट आएगा इसका, मतलब आपकी जो अभी ये हमने देखा है ये चंदेल राज्य को देखा है, इसके बाद हम ओरछा राज्य को देखेंगे। ठीक है, तो जो बुंदेलखंड है इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तथा हमारा टेलीग्राम चैनल है टेस्ट वाला अकेडमी नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जितने भी ये वीडियो हम बनाते हैं या फिर इनसे संबंधित जो भी जानकारी है वो हम वहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी PDF हैं, जो भी महत्वपूर्ण आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण PDF रहते हैं वो हम वहाँ पे आपको देते रहते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग टेस्ट वाला अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।